तो बच्चों आज हम लोग को स्टार्ट करना है अपना अगला चैप्टर, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग ये चैप्टर पहले 10th में पढ़ चुके हैं, तो आपको बेसिक जानकारी इसकी होगी ज़रूर कि क्या होता है, कैसे, कहाँ पे इम्प्लीकेशन होता है इसका और क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे पुरानी बातों पे, सीधे हम लोग नए बढ़ेंगे। लेकिन जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं मैं थोड़ा सा उसका रिकैप कराऊंगा। पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज़ करते हैं, उसका मतलब उसका नाम में छुपा है। पहली बात तो ये, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोनिया, तीसरा है मेट्रॉन। ये 3 लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक। ट्राई का मतलब आपको पता है 3 होता है, गोनिया का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लोग 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, या फिर ऐसे क्लोज फिगर की बात करते हैं जो 3 साइड से मिलकर बना होता है। और सबको पता है 3 साइड से मिलकर बना जो फिगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। मतलब कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स की बात करते हैं। तो ट्राइंगल्स की पहले छोटी सी चर्चा करेंगे कि ट्राइंगल होता क्या है, उसकी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, या फिर कौन से बेसिस हैं जिनको हम लोग को जो हमको पता होने चाहिए, और उनका इस्तेमाल हम लोग आगे करने वाले। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से पता भी थे, ठीक, आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो, लेकिन मैं दोबारा हाईलाइट करा रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक। तो देखो क्या क्या है। देखो पहली चीज़, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, मतलब 3 साइड्स की मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम लोग ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ठीक, क्योंकि 3 साइड ट्राइंगल्स में ही होते हैं। तो ट्राइंगल, पहला तो ट्राइंगल ऐसा दिखता है, ठीक। ये होती है शेप ट्राइंगल की। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वैसे ट्राइंगल ऐसा दिखता है, ठीक। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है ना हम लोग को, मतलब शायद ना आती हो आप लोगों को, लेकिन हमको आई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब लोग नेमिंग करते हैं ट्राइंगल की ABC। अब जैसे आपको याद होगा कि आप लोग जब कॉन्ग्रेंसी पढ़े थे तो हम लोग को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होता था, और साइड्स के रेशियो लेने पड़ते थे। तो कौन से साइड के करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड ले, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते थे, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जब नेमिंग करो ना तो एक ही तरीके से करो। एग्जाम्पल कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करी है, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करी। तो मैं इस ट्राइंगल को जिसके साथ करस्पॉन्डिंग प्रूफ कर रहा हूँ उसकी भी नेमिंग मैं एंटी क्लॉकवाइज लूँगा, ठीक है। तो अब जैसा आपको अच्छा लगे, जाओ तो आप क्लॉकवाइज ले लो, चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है। तो मैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ, तो आप लोग चाहो तो वैसा ले सकते हो, ठीक है। तो तो आप ये पहला पॉइंट ये हो गया। ट्राइंगल की जब भी नेमिंग हम लोग करेंगे तो हम लोग उसकी नेमिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं उसके ऑपोजिट साइड में, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से, ठीक। अब देखो हमेशा जब साइड्स के मेजर लिया करो तो ऐसे लिया करो, जैसे जो एंगल सामने लिखा ना उसके साइड का स्मॉल ए ले लिया, बी। देखो बेटा ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक याद करने का, जैसे कि मतलब जो छोटी मोटी गलतियां होती ना वो गलतियां आपकी छुप जाएं या फिर ना हो, इसलिए ऐसा करता था। ये सब मैं करता था, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप लोग जैसा आप करते हुए वैसे आओ, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें आपको पहले से पता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो आप नेमिंग ऐसे करो, ए के सामने ए, बी के सामने बी, और सी के सामने सी, मतलब एंगल सी के सामने साइड सी होगी, ठीक है। मतलब जो भी जाओ, ये ABC साइड्स हैं और ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंगल्स हैं। सेकंड पॉइंट ये होता है बेटा, आपको पता है ट्राइंगल से किन्हीं भी 2 साइड्स का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा। थर्ड पॉइंट है बेटा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी पता था आपको, ठीक है। अगले पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट बेटा फोर्थ वाला क्या है। फोर्थ वाला बोल रहा है एंगल बी इज, अगर हमारा कोई एक एंगल किसी एंगल से बड़ा है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो भी बड़ी होंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे एंगल बी एंगल सी से बड़ा है। अगर एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो बी के सामने वाली जो साइड है वो सी से बड़ी होगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उससे करस्पॉन्डिंग जो साइड होंगी वो भी बड़ी होंगी, ये बताया मैंने, ठीक। ये आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में आता है, अब हम लोग राइट ट्रायंगल में बढ़ जाते हैं, ठीक। आप लोग याद होगा शायद हम लोगों ने जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें हम लोग राइट ट्रायंगल्स की बात करते थे खाली, ठीक है ना। तो वहीं पे हम लोग राइट ट्रायंगल पे आते हैं। पांचवा पॉइंट में राइट ट्रायंगल का है। तो अगर आप राइट ट्रायंगल देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है वो, जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, और ये होता है थीटा, ठीक है ना। तो अगला है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अब अगर राइट ट्रायंगल की बात करो और पाइथागोरस की बात ना करो तो ये अधूरी हो जाएगी ना। तो मतलब जहाँ राइट ट्रायंगल वहाँ पाइथागोरस, ठीक। तो पाइथागोरस कहाँ पे आता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, मेरी होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चा यहाँ से अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री से हल्का सा आपको ये चीज़ पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हाइपोटेनस को यहाँ नहीं रखूँगा, मैं हाइपोटेनस को LHS में ले आके वो
हाँ LHS में ला के डिवाइड कर दूंगा। तो जब ये h² नीचे डिवाइड में आएगा तो बन जाएगा p² b² h² इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आपको याद होगा, अगर आप राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो हम लोग याद होगा p/h/b, ये थे हम लोग के याद करने के तरीके रेशियोज़ के। ये पहला होता है साइन का, ये दूसरा होता है कॉस का, ये तीसरा होता है टैन का। ठीक है ना, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा सा, जिससे मैं आपको बता पाऊँ। क्या होता है p/h/b, ये होता क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन होता है। इसी का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक होता है। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक होता है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है। तो ये आपको पता था, ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, तो उसी का यूज़ यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन h²। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर बन जाएगा। मैंने साइन का स्क्वायर को s लिखा है, आप लोग इतना तो मतलब समझ गए होगे। यहाँ पे s का मतलब साइन है और c का मतलब कॉस है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे ये p/h का होल स्क्वायर लिखा हुआ एक तरीके से, p/h का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ b/h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपके पास एक फंडामेंटल आइडेंटिटी आ जाती है, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो। वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कर ही चुके हैं, तो आते हैं अगला पॉइंट मेरा क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो बेटा ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ होती हैं जो आपने पढ़ी है अभी तक। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। बेटा जो 2 हैं वो तो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। सबसे ज़्यादा जो चेंजमेंट आते हैं वो आते हैं दूसरी वाली पे। ठीक, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसी में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी में आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या क्या कन्वर्जन, देखो बेटा ये सबसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जो इसकी आइडेंटिटी है ना वो कम यूज़ होती है, लेकिन उसकी जो फॉर्म्स है ना वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे कि इसकी 2 फॉर्म्स आपको दिख रही होंगी। यहाँ से आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कैसे आ गया, इस tan को उठा के उधर ले जाओ, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहाँ। ठीक, अब उसी सिमिलरली यहाँ क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने क्या करा, इस 1 को उठा के इधर ले आया तो माइनस का बन जाएगा, और इस 10 को उठा के उधर ले गया तो क्या मिल गई, 2 फॉर्म मेरे को मिल गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बेटा तीसरी जो आइडेंटिटी है ये मतलब ये अलग से मैंने देखो ग्रीन बॉक्स में बनाया हुआ है, इसलिए क्योंकि ये 2 तो आपको दिखती हैं सामने सामने। ठीक, ये जो आखिरी में एक रिजल्ट जो आता है, ये वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट सामने से दिखता नहीं है, ये आपको निकालना पड़ता है। वैसे ये सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब आपको पता है ए फॉर्म आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + b a - b। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। ठीक, तो उसी का यूज़ करने वाला है। देख पा रहे हो यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में है ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a + b a - b, मतलब कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा और मल्टीप्लाई में सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा और इक्वल्स में 1 तो चल ही रहा था। ठीक, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक पॉजिटिव वाले को इधर ही रखा और नेगेटिव वाले को उधर ले गया। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ थी बेटा बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए थी पहले से ही। ठीक, तो आप चाहो तो इसको नोट करो, फिर बढ़ते हम लोग आगे। बेटा एक और फंडामेंटल चीज़ वो है एंगल। एंगल क्या होता है असल में, एंगल होता है क्या बेटा, अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। हम लोग जब भी एंगल की बात करते हैं तो अगर हम लोग जनरली बात करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं। ठीक है ना, और पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल्स। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए थीटा जो है वो ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वो मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव एंगल है एक तरीके का। ठीक, आप नीचे देखिए, आप नेगेटिव एंगल का ही बताया मैंने, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वो माइनस थीटा मैंने लिया है। ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव थीटा लिया है, मतलब नेगेटिव एंगल लिया है। ठीक, और ऐसे ही आपको पता है प्रोटेक्टर एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है कि नहीं। तो मान लीजिए कभी कभी अगर ऐसा हुआ कि एक रे जो है वो 360 से भी ऊपर जा रही है, तो उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये बोलते हैं एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्री। कुछ मतलब अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता थी पहले से ही, लेकिन इसका अभी यूज़ होगा काफ़ी अच्छा। ठीक है ना, तो वो अगर आपको दिखाना है कि एंगल कोई है वो 360 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, 360 से भी ऊपर जा रहा है, तो आप बता पाओगे। देखो एक पहली चीज़ तो अगर वो ये 0 डिग्री है सॉरी, अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है ना, तो ऐसे पूरा घूम के आएगा, ऐसे घूम के आएगा, घूम के आएगा, घूम के आएगा, तो 360 यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, तो 360 और 0 एक ही जगह पे हो गया। तो अगर आप जैसे कि मान लीजिए ऐसे ही दिखा देते उसको,
क्योंकि वो जा तो रहा है यहाँ से ना इतना, अगर आप ऐसे करके दिखा देते तो कन्फ्यूजन हो जाती कि वो 0 से बन रहा है कि 360 से बन रहा है। इसलिए हम लोग एंगल को जो नोटेशन होता है वो हम लोग पूरा राउंड लेके आते हैं और फिर दिखाते हैं, तो इसका मतलब हुआ 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये था एंगल क्या होता है। एक और चीज़ बेटा, एंगल होने के लिए एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रेज बन रही है, आपको दिख रहा होगा जो भी मैंने अभी एंगल्स बनाए पीछे, जो मैं यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि ये एक बनाया मैंने, तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या करा है, 2 रेज बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, 2 रेज जो हैं वो एक ही इनिशियल पॉइंट से बाहर की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक, तो बेटा अगर एंगल बनना है, अगर एंगल मेरे को चाहिए, तो ये चीज़ मस्ट है कि 2 रेज इनिशियल से निकलें और प्लस वो दोनों बाहर जाएँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ें आगे। ठीक है ना, जैसे कि ये बढ़ रही हैं आगे। ठीक है, दोनों बाहर जा रही हैं। ठीक, तो तभी वो एंगल कहलाएगा। जैसे कि अब थोड़ा नहीं कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग, लेकिन एक चीज़ होती है वेक्टर, जो आप अभी आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है, वेक्टर आप लोग मैथ से पढ़ोगे, वेक्टर 3D आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक, तो बेटा यहाँ पे पता क्या हो रहा है, यहाँ पे असल आप अगर आप जैसे ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पहली चीज़ तो ट्रायंगल ले लो, तो यहाँ पे क्या ये एंगल है? हाँ सर, ये एक एंगल है, ट्रायंगल में एक एंगल होता है। ठीक, ये हाँ ये भी एंगल कहलाएगा सर, ये भी एक एंगल कहलाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आते हैं, क्या ये एक एंगल कहलाएगा? मैं कहूँगा नहीं, ये एक एंगल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया, एक चीज़ बताई अभी कि दोनों रेस को बाहर जाना ज़रूरी है, दोनों रेस का बाहर जाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एक अंदर आ रही, मान लीजिए एक अंदर आ रही है और एक बाहर जा रही है। मान लो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, और मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ। ठीक, एक रे आ रही है, एक रे जा रही है। तो एक तरीके से देख पाओगे आप, ये अगर पॉइंट है, मैं एक पॉइंट हूँ, तो ये तो फॉलो करा जा रहा है, मतलब ये वाली रे जो है वो इस रे को फॉलो कर रही है। ठीक, ये जैसे ये पॉइंट है ना, ये यहाँ पे आके मिलेगी और ये यहाँ पे जाके जाएगी। तो आप देख रहे हो दोनों लोग बाहर नहीं जा रही हैं, एक अंदर आ रही है और एक बाहर जा रही है। तो यहाँ पे तो ये अगर आप ध्यान से देखो, ये अगर मूविंग प्रोजेक्ट होता अगर मेरा, तो अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊँ तो ये ऐसे हो जाएगा ना। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं। ठीक है ना, तो ये फॉलोइंग हो गया, ये यहाँ पे एंगल नहीं मिलेगा, तो एक रास्ता एक ही, ये तो एक ही पाथ हो गया ना एक तरीके से, ये एक ही पाथ है, इसमें 2 रेस तो मिली नहीं हमको, एक ही पाथ में 2 ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। पाथ एक नहीं, वो पाथ एक नहीं हो सकता, हमको एंगल के लिए 2 रेस चाहिए जो दोनों की दोनों बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर क्या यहाँ पे एंगल नहीं हो सकता है? मैं कहूँगा हाँ हो सकता है। कैसे? ऐसे हो सकता है कि देखो, जैसे कि ये रे देखो इधर जाए, BC जो है वो इधर फॉरवर्ड हो रही है, रे नहीं है ये यहाँ पे। ठीक है, ये रे आगे BC फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से आप एंगल देख सकते हो कि जो यहाँ पे जो एंगल C होगा ना, वो ये होगा, यहाँ पे एंगल C ये होगा। ठीक, समझे? यहाँ पे आप इसको एंगल C नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे एंगल C ये होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वाली रे भी बाहर जा रही है, ये वाली रे भी बाहर जा रही है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो आप, ये इधर आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक, और ये लाइन जो है, ये लाइन इधर से कहीं से आ रही है, यहाँ पे तो पहले रुक लो, हाँ ये लाइन इधर से कहीं से आ रही होगी, इधर ऐसे आ रही होगी ना, तो ये एंगल बनेगा एक, ये एंगल होगा। कैसे? नहीं, यहाँ रुको, वेट अ मिनट, यहाँ पे कोई एंगल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई क्लोज पाथ हो रहा है। आप यहाँ पे एंगल C बोल सकते हो इसको। ठीक है ना, यहाँ पे पाथ का चेंजमेंट हो रहा है, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप एंगल C नहीं बोल सकते हो। अगर आपको एंगल C बताना है वेक्टर्स में भी, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको फॉरवर्ड बताओ, और ये अब यहाँ से आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि सर देखिए ये लाइन आगे जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, दोनों लाइन्स बाहर की तरफ जा रही हैं, इसलिए एंगल C ये वाला होगा। ठीक, तो ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, काफ़ी बारीक सी चीज़ है। लेकिन अगर मान लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वो कोशिश करेगा आपको कंफ्यूज करने की। ठीक है, और सीधी सी बात है, वो एक ही टॉपिक से, सिर्फ पर्टिकुलर एक ही टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं देने वाला आपको। हाँ, ऐसा रेयर केस में हो सकता है, लेकिन वो ये कोशिश करेगा कि एक ही क्वेश्चन में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज टेस्ट कर सके। ठीक है, तो हो सकता है क्या होता है, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री एक साथ आ जाए, उसमें कुछ भी मतलब कुछ भी कर दे वो, तो ऐसे चीज़ बन सकती है, एक केस बन सकता है। तो मैंने ये चीज़ इसलिए बताई आपको। तो मेन चीज़ मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मेरे को एंगल चाहिए, अगर मेरे को कोई एक एंगल चाहिए, तो 2 लाइंस एक साथ एक ही इनिशियल पॉइंट से बाहर निकलनी चाहिए, तभी वो एंगल बना जाएगा। अगर एक अंदर आ रही है और एक बाहर जा रही है, तो वो एंगल नहीं बनेगा वहाँ पर। ठीक है बेटा, आप देखते हैं सिस्टम्स ऑफ मेज़रमेंट। जब हम लोग के पास एंगल्स आए, ट्रायंगल्स आए, तब हम लोग के पास कई सिस्टम्स भी आए मेज़र करने के लिए, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो आप लोग अभी तक पढ़े हो, वो होता है बेटा डिग्री सिस्टम। इसका दूसरा नाम होता है सेक्सीडेसिमल सिस्टम। ठीक है ना, तो उससे नाम ही बड़ा अजीब सा है, बोलने में जवान लड़खड़ा जाती है, तो कोई मतलब ही नाम से मतलब नहीं है। आप याद रखिए कि सिस्टम, पहला सिस्टम होता है डिग्री सिस्टम। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग डिग्री से मेजरमेंट्स करते हैं। आपको पता है सर्कल
360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप लोग प्रोटेक्टर देखे हो, आप लोगों ने यूज़ भी करा है, कंस्ट्रक्शन भी करा है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री सिस्टम में बेटा आपको हम लोग जब भी एंगल की मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग डिग्री, मिनट और सेकेंड में करते हैं, ठीक। टू राइट ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये कैसे लिखा है ये आपको शायद समझ पा रहे होगे आप। टू राइट ट्राइंगल्स मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, वो लिखा हुआ है। और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, मिनट्स का साइन ये ऊपर कॉमल हल्का सा डैश खींच के होता है, ठीक। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है, ठीक। तो आप बेटा देखो इसका क्यों बताया, देखो कुछ चेंजमेंट्स आते हैं कभी कभी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिखा होगा 7.25 डिग्री, तो उसको मेरे को डिग्री, मिनट और सेकंड के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम? तो देखिए आप पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए 7.25 लिखा हुआ है, तो मतलब 7 तो मेरे पास पूरा का पूरा पहले से ही है। 7 डिग्री पॉइंट कुछ है ना, तो 7 डिग्री तो पहले से ही है, 7 डिग्री, ठीक। और 0.25 समझते हो, मतलब 1/4, मतलब 1/4, मतलब 1/4 इंटू, अच्छा कि पॉइंट के बाद कितनी कौन सी वैल्यूज आएंगी? मिनट्स आएंगी, पॉइंट के बाद मिनट्स आएंगे, ठीक है ना। तो 1/4 इंटू 60 हो गया, ठीक। तो कितना बन गया ये? 7 डिग्री 415 जब, ठीक है, 7 डिग्री 15 मिनट्स, तो 7.25 डिग्री किसका बराबर हो गया? 7 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। वैसे अगला देखते हैं, 3.15 है, मतलब 3 डिग्री मेरे पास पूरी की पूरी है, ठीक है। तो 3 को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे 15 है, तो 0.15 है, 0.5 इंटू 60 कर दिया, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं। एक वही देखो नॉर्मल रिलेटिव मेथड यूज़ करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना, या फिर हाँ 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 0.15 में कितने मिनट्स होंगे? तो वही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसका, ठीक। तो कितना होगा यहाँ पे 15, ये बन जाएगा 15/100, ठीक। 0 से 0 गया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, मतलब 3 डिग्री एंड 9 मिनट्स, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ऐसा कन्वर्जन होता है। तो आपको ज़्यादा मतलब इतना समझ में आ गया होगा, फील आ गया होगा, इतना काफ़ी है, ठीक। और अब अगला देखते हैं, अगला क्या होता है बेटा। डिग्री सिस्टम के बाद 2 सिस्टम्स और आए हमारे जान में। पहले दूसरा था ग्रेड सिस्टम और तीसरा था रेडियन सिस्टम। बेटा ग्रेड सिस्टम की बात हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका था, क्योंकि उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और अच्छा यूज़ क्यों नहीं होता था बेटा? बात ये थी कि जब ये सब सिस्टम्स आए तब जो कॉलोनीज़ थी, मतलब जो हमारा जो पूरा वर्ल्ड था, पूरा अंग्रेज़ों का शासन था, आपको पता है। तो उस वक्त हम लोग सिंप्लिसिटी के सब कुछ किसी भी मेज़र को हम लोग 10 की पावर में बदलने की कोशिश करते थे। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो सबको हम लोग अपनी 10 की पावर में बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो। तो इसीलिए उन्होंने एक नया सिस्टम ईजाद किया जिसको नाम दिया ग्रेड सिस्टम, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, इसके अकॉर्डिंग टू दिस, इसके यहाँ पे ये था कि 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स, मतलब कि 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, मतलब कि 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड। मतलब इन्होंने, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हुए थे, हम लोग 90 डिग्री को मानते थे, हम लोग आधार मान के चलते थे 90 डिग्री को, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 100 ग्रेडियन लिया, मतलब कि इन्होंने मैग्नीट्यूड 100 कर दिया, जिससे कि इनका मानना ये था कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेकिन जब बात ये हुई, उनका ये था, उन्होंने सोचा कि अभी दिक्कत होगा, 20-25 साल दिक्कत होगा, लेकिन उसके बाद ये सब लोग इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक। लेकिन बाद में ये हुआ कि लोग पहले से ही डिग्री के फॉर्म में आ चुके थे, मतलब इस फॉर्म में आ चुके थे। दोबारा अपनी सोच को बदलना ग्रेड में आके, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा, या फिर लोगों ने इसको अपनाया नहीं। उसके बाद आया रेडियन सिस्टम। अब तो रेडियन सिस्टम में क्या था बेटा, रेडियन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आप लोग अब जो भी करने वाले हो सब रेडियन में ही करने वाले हो, ठीक है ना। तो बेटा इसको, अच्छा रेडियन को अडॉप्ट क्यों कर लिया गया बेटा? रेडियन और डिग्री में काफ़ी ज़्यादा सेम समानताएं दिखी हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन, नई कैलकुलेशन हमको नहीं करनी पड़ी। जो कुछ हम लोग पहले पढ़ते आए थे उसी से रिलेटेड करके हम लोग काफ़ी चीज़ें समझ पा रहे थे। इसलिए लोगों ने, या फिर हम लोगों ने ग्रेड को ना अपना कर रेडियन को जल्दी अपना लिया। डिग्री और रेडियन हमारी ये खास सिस्टम बन गए, ठीक। तो इसीलिए मैंने ग्रेडियन को लेकर ज़्यादा कुछ बताया नहीं आपको, बस इतना समझ लीजिए। ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, 2 राइट एंगल्स इज इक्वल्स टू 200 ग्रेडियन, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ऊपर 200 ग्रेड होता है, ग्रेडियन क्यों बोल रहे हैं बार बार, ग्रेड होता है, ठीक है ना। 2 राइट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड, वो ऊपर पावर में हम लोग जी लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो पहली चीज़ तो इसमें कोई मिनट और सेकंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था।
इसमें सिर्फ ग्रेड मतलब ग्रेड था, इसमें कोई मिनट नहीं था, कोई सेकंड नहीं था, लेकिन फिर भी इस ज़बरदस्ती इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया। क्या करा गया? 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स करा गया और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स किया गया। ये आप देख पा रहे हो, सबको आप ये लोग 10 की पावर में चेंज करने की कोशिश करना चाहते थे, जिससे ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आसानी हो, लेकिन लोगों ने इसको अडैप्ट नहीं किया। अडैप्टेशन मतलब इसको लेकर के अडैप्टेशन नहीं करा गया। ठीक, तो ये था ग्रेड सिस्टम, बस इतना ही समझो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम क्या होता है बेटा? देखो काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, इसी का यूज़ करने वाले हो पूरे में। अगर देखो सबसे आसान भाषा में समझा देते हैं आपको कि अगर कोई आर रेडियस का सर्किल खींचा है, ठीक है ना, और वो आर लेंथ के आर्क का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो जो भी एंगल सबटेंड हो यहाँ पे होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। क्या लिखा है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर ऑन सर्किल ऑफ रेडियस आर इज सेड टू बी 1 रेडियन। समझ में आया आपको? मतलब कि अगर मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि आर रेडियस कोई एक सर्किल लिया मैंने, मतलब आर रेडियस का, ठीक, मतलब ये मान चलो जितने रेडियस का सर्किल है, अगर उतने ही लेंथ का या उतने ही मैग्नीट्यूड का अगर हम लोग आर्क सबटेंड करते हैं, तो बीच में जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल है, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है, अगर वो आर्क की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो वो जो एंगल बीच में बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक, तो अच्छा ये चीज़ आई कैसे, ये कैसे पता चला? आपने बहुत ही पहले आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एंगल इज इक्वल्स टू बेटा आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये चीज़ आपको पता है बहुत पहले से, आप क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो इस फॉर्म को यहाँ पर रख के देखते हैं। तो आर है, आर की मेजरमेंट भी कितनी है? आर है, और रेडियस की मेजरमेंट भी आर है, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कितना? 1 रेडियन। बेटा रेडियन को हम लोग शो करते हैं ऊपर, ये 1 के ऊपर सफिक्स में हम लोग सी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन रेडियन का। तो बेटा ये थे कुछ सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट जो हम लोग एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हम लोग को इंट्रोड्यूस करे गए थे, जिसमें से हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे रेडियन सिस्टम्स। पहले तो हम लोग देखेंगे इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन कैसा है। मतलब जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स 180 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स 200 ग्रेड, ठीक है, यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 2 राइट ट्राइंगल इक्वल्स होता है पाई रेडियन। ठीक है ना, तो देख रहा होगा आपको यहाँ पे सबको 2 राइट के उसमें लेके रिस्पेक्ट में लेके करा हम लोग 2 राइट ट्राइंगल्स के लेकर के। तो एक रिलेशन मेरे पास, एक कंक्लूजन जो आता है वो क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन दीज सिस्टम्स। देखो बच्चों इसमें रिलेशन क्या होता है, दिख रहा हो जैसे आपको सामने लिखा हुआ है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड। अब ये तीनों इक्वल टू कैसे कर दिए मैंने? बेटा आपको याद होगा इन तीनों को मैंने 2 राइट एंगल्स के इक्वल में लिखा था, तो इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। तो एक रिलेशन मेरे को मिला यहाँ से इन तीनों यूनिट्स में या फिर इन तीनों सिस्टम्स में ये रिलेशन है। तो अब यहाँ से बेटा आपको कन्वर्जन्स भी आज आप आसानी से कर पाओगे। ठीक, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको डिग्री में दिया गया है तो आप उसको रेडियन में बदल सकते हो, आप उसको ग्रेड में बदल सकते हो। अगर आपको रेडियन दिया गया तो आप उसको ग्रेड या फिर डिग्री में बदल सकते हो। तो यहाँ पे इस रिलेशन का मेन महत्व यही है कि आप कन्वर्जन कर पाओ अच्छे से। ठीक, जैसे कि दिख रहा होगा, अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, 1 डिग्री अगर निकालूंगा तो यहाँ पे 180 का मल्टीप्लाई, अगर रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो 180 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और अगर ग्रेड में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे 180 डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन एंड 200 अपॉन 180 ग्रेड। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, तो यहाँ मिल जाएगा हमको 10/9 ग्रेड। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला है बेटा, आज जब मैं 1 रेडियन की बात करूंगा, मेरे को 1 रेडियन चाहिए, तो और सिंपल सी बात है 1 रेडियन चाहिए तो पाई का डिवाइड कर दो दोनों में। यहाँ पे 180 बाय पाई, यहाँ पे 200 बाय पाई। ठीक, तो ये 1 रेडियन की बात आ गई। 1 ग्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे 200 का डिवाइड कर देंगे इन दोनों में, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 200 एंड 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 200, 180 अपॉन 200 डिग्री में और पाई अपॉन 200 रेडियन में। ठीक, इसको भी आप तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, यहाँ बन जाएगा 9/10। ठीक, तो ये आपके पास कन्वर्जन्स है। अगर डिग्री को आपको रेडियन या फिर ग्रेड में बदलना है, अगर रेडियन को ग्रेड या फिर डिग्री में बदलना है, या फिर तीसरा वाला, ठीक है, जितना आपको जो भी जैसा चाहो वैसा कन्वर्जन आपके पास क्वेश्चन में अगर आता है तो आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर 75 डिग्री है, अगर आप इसको रेडियन में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? ठीक, तो आपको पता है, पहली चीज़ आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, हमको रेडियन मतलब ये केस लेके चलना है,
हमको रेडियन में बदलना है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियन होता है, ठीक। तो 75 डिग्री कितना होगा, इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 75। अब जो भी आ जाए कितना आएगा, किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं, मेरे 5 का टेबल आता है खाली, हाँ 5 यहाँ पे आ जाएगा 15 5 सा, हाँ 15 5 75 और 5 कितना, 5 3 15 बचा 3 5 6 30 कितना आ गया, अभी और कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 5 15, यहाँ पे 3 3 6 5 बाई 12, तो यहाँ पे कितना गया 75 डिग्रीज इक्वल टू कितना हो गया 5 पाई बाय 12। 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12 रेडियन, ठीक है ना बेटा। ये चीज़ हमेशा याद रखो, अगर मैंने अगर कहीं पे भी नहीं लिखा, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे लिखा आ रहा है साइन 1, यहाँ से यहाँ पे लिखा है साइन 1, तो ऊपर यहाँ पे ना डिग्री लिखा ना कुछ लिखा, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप मान के चलिए यहाँ पे रेडियन होगा। अगर आपके ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं, सफिक्स में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप रेडियन मान के चलेंगे उसको, ठीक है ना, ठीक, गुड। तो चलो ये समझ गए आप। जैसे जैसे मैंने 75 का निकाला वैसे आप 40 का भी निकाल सकते हो। उसी प्रकार से मान लो अगर ग्रेड वाले को बदलना है, 40 ग्रेड को हमको रेडियन या फिर डिग्री में बदलना है, तो पहली चीज़ तो मेरे पास ग्रेड वाला सिस्टम ये था, तो यहाँ पे 1 ग्रेड इक्वल टू इतना था, तो 40 का जब करेंगे तो 40 इज इक्वल टू पाई बाय 200 इंटू 40 इज इक्वल टू 9 बाय 10 इंटू 40, जो भी आएगा वो आ जाएगा, ये यहाँ पे रेडियन में आ जाएगा और यहाँ पे उसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं ग्रेड में, सॉरी रेडियन में, यहाँ पे रेडियन में आ जाएगा, यहाँ पे डिग्री में आ जाएगा, ठीक। आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा ये था रिलेशन, और इस रिलेशन से कन्वर्जन आते हैं, इस कन्वर्जन से काफ़ी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ छोटा सा। वो क्या होगा कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं जो भी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, जो आप लोग पढ़ चुके हो अभी साइन, टैन और कॉस में, आपने 10th में पढ़ी कौन सी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन सबको आपको रेडियन में बदलना है, ठीक है। इन सबको आपको रेडियन में बदलना है। कौन सी वाली, 0 डिग्री हो गया, फिर होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और अगला क्या होता है, अगला 90 होता है शायद, हाँ 90 डिग्री। फिर बेटा इसके बाद आपको 1/120 डिग्री भी याद रखना है। इसके बाद आपको 180 डिग्री, ठीक, 270 डिग्री, ठीक है, और 360 डिग्री। इन सबको बेटा, इन सबको आपको रेडियन में चेंज करना है, ये आपका होमवर्क है। और इस मतलब सिर्फ चेंज करके रखना नहीं है, आपको याद रखना है कि अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि 30 डिग्री को रेडियन में बताओ कितना होता है, तो आप खट से बता सको, मतलब इतना अच्छे से आपको अपने से कंठस्थ हो जाना चाहिए आपको, ठीक। तो ये आपका था होमवर्क। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों अभी तक तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अभी ज़्यादा कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं, कुछ प्रैक्टिकली कुछ नहीं करा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी हम लोगों ने, कुछ भी क्वेश्चन नहीं लगाए थे अभी तक हम लोगों ने। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थोड़ा सा पेन वर्क पे, अपना अच्छे से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ क्या मतलब, हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ रिजल्ट्स। बेटा ये रिजल्ट्स होते हैं, ये आपके कॉन्स्टेंटली यूज़ होते रहेंगे, ठीक है ना, बार बार होते रहेंगे। तो आप इनको एक एज अ रिजल्ट याद कर लीजिए। जैसे कि आपने आइडेंटिटीज़ को याद करा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है, ठीक। ऐसे जो आपने आइडेंटिटीज़ जो थी आपने वैसे उनको याद रखा था, उसी प्रकार से अगर हो सके तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक। और अगर आपको इनका प्रूफ जानना है तो आप वो खुद करो, क्योंकि आप 10th में इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो कि उसको प्रूफ कर सको, ठीक। तो पहला क्या है, पहला है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, और अगला है cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तीसरा है बेटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। चौथा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस डॉट cos स्क्वायर थीटा। बेटा ये वाला ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये तो शायद क्वेश्चंस में काफ़ी मिल जाता है। तो आप इसको अगर वैसे ही वाला आप लोग कर भी लोगे, ठीक, आपने सॉल्व अगर करते हुए आए हो, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है अगर इसकी, तो आप कर लोगे इसको प्रूफ, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो एक और होमवर्क दे दिया आपको। दूसरी चीज़ मतलब एक होमवर्क आपको दे चुके हैं हम, वो चेंज करने वाला। दूसरा होमवर्क हो गया इनका प्रूफ, ठीक। आपको इनको प्रूफ लेके आना है इन सब काम को, ठीक है। इनका आप कोई आप लोग मतलब हमको लेके नहीं आना है, आप लोग खुद ही प्रूफ करना। ये आपका हो गया है होमवर्क, ठीक है ना। तो चलो ये आप इनको नोट कर लो और इनको आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों आज के लेक्चर का हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये आपका नॉर्मल सा है, जो आपने रिजल्ट्स बताए आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आपने जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, एक कॉशन दे देता हूं, डिस्क्लेमर दे देता हूं एक, कि बेटा
मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सोल्यूशन डायरेक्ट। तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं दिखा मिल गया, आपको सोल्यूशन भी तुरंत मिल गया, आपको सब कुछ पढ़ा हुआ मिल गया, मतलब बड़े आसानी से सब कुछ मिल रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इससे थोड़ा सा मतलब आसान तो अभी लग रहा है, आपको लगेगा कि हाँ समझ में भी आ गया, लेकिन तुरंत आपको सोल्यूशन मिल गया, आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिला, आपने खुद बिल्कुल भी मेहनत ही नहीं करी। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आप जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, कम से कम अपने आप को 30 सेकंड दीजिए, सोचिए कैसे करना है, कैसे इनिशियल करना है, कैसे इनिशियलाइज़ कैसे करना है हमको। ठीक है ना, उसके बाद चेक करिए कि आप सही हैं कि गलत हैं। देखो अगर सही है तो भाई बहुत अच्छी बात है, तालियां बजती रहनी चाहिए, लेकिन अगर गलत हो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे होगा नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपसे भी होगा। लेकिन खुद करना ज़रूरी है, हम तो सोल्यूशन आपको तुरंत दे देंगे, वो बात अलग हो गई। ठीक, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आपने देखा होगा कि आप कुछ हल्का सा कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको पहला चीज़ अगर आपको याद हो तो हम जो करेंगे शुरुआत, हम देखेंगे यहाँ पे sec की पावर 4x, sec की पावर 2x, cosec की पावर 4x, cosec की पावर 2x, दिख रहा है ना। तो बच्चा हम sec एक साथ लेके आएंगे, cosec एक साथ लेके आएंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज़ sec 4x माइनस 2 sec स्क्वायर x माइनस cosec 4x प्लस 2 cosec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 15/4। ठीक, ये कैसा लग दिया, हाँ 15/4, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, यहाँ पे इस 4 को मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इस 4 को ऐसे करके ऐसे लिख दूँ तो आपको एक माहौल बन रहा होगा, एक महफिल बन रही होगी, एक ख्याल का फीलिंग आ रहा होगा, कैसा कि सर यहाँ पे a स्क्वायर भी है माइनस 2ab भी है, अगर प्लस b स्क्वायर होता तो शायद थोड़ा सा फील आ जाता, ठीक है ना। आपको देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ऐसे करके देखो आप इसको मानो आप इस पूरे टर्म को, इसको मानो आप a, ठीक है, इसको मान लो आप, ये तो 2 तो है ही, इसको मान लो आप a, तो ये मान लिया था पहले ही मैंने, ठीक है, सेक स्क्वायर x को। अब b मान लीजिए आप 1, b मान लीजिए आप 1, उससे क्या होगा बेटा, देखो 2ab, 2a तो मेरा ये हो गया, और इंटू 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी करके हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे और उसको बनाएंगे उस फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ये काम करते हैं, अब ऐसे डायरेक्टली हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ जोड़ घटा तो सकते नहीं, लेकिन हम लोग एक तिगड़म लगाते हैं जो हम लोग हमेशा करते हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन को वो वैल्यू देते हैं और फिर वही वैल्यू वापस ले लेते हैं। कैसे करते हैं, वो चीज़ कैसे होती है, जैसे कि मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं हम, ठीक। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ 1 और फिर माइनस कर देता हूँ 1। इससे क्या वो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो हमने दिया वही वापस ले लिया हमने, ठीक। तो अब इससे लेकिन हमको एक फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा, कुछ गलती मतलब कुछ घाटा नहीं है, सिर्फ फ़ायदा मिलने वाला। कैसे फ़ायदा होगा, आप देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका फॉर्म बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो यहाँ से आप देखो सेक स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर x इंटू 1, ठीक है ना। तो आप ये ब्रैकेट देख पा रहे होगे, इस ब्रैकेट को हटा के हम पूरा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको पूरे को मैंने हटाया और यहाँ पे लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया। आप देखो इधर आते हैं, आप कॉसेक वाले फॉर्म में आते हैं, देखो यहाँ पे माइनस कॉसेक पावर 4x प्लस कॉसेक स्क्वायर 2x, देखो मिलता जुलता है ना। इसको भी इस 4 को हटा के आप लिख दो यहाँ पे, क्या इस 4 को हटा के लिख दो आप यहाँ पे स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। लेकिन बेटा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे जो a मिल रहा है वो हमको माइनस का मिल रहा है, ठीक, a हमको माइनस का मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, तो ये काम करते हैं हम लोग, माइनस पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जब माइनस में कॉमन लूँगा, यहाँ पे लगाया ब्रैकेट ऐसे करके, माइनस कॉमन लिया तो ये कॉसेक स्क्वायर बन गया प्लस का, ठीक, ये प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स था, माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया। बेटा ये +1 हम लोग पहले यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, इस +1 का यूज़ हम लोग इस वाले फॉर्म को बनाने में यूज़ कर चुके हैं। यहाँ बचा सिर्फ -1, तो इसमें से जब कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, +1। समझ में आया आपको कुछ। तो देखो बेटा फिर से वही चीज़ मिल गई हमको, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे
ए यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, बी यहाँ पे 1 है और माइनस 2ab, ठीक है ना। तो इस पूरे स्टेटमेंट को मैं हटा के लिए क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हटाया मैंने, cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बच्चा इधर चल रहा था 15/4। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ नया हो रहा है, क्योंकि बेटा आप हमेशा से करते हुए आए हो। आप अपने 10th में इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है कि आप इतना तो सोच ही सकते हो कि कब क्या ऐड करना है, कब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इतना तो मेंटालिटी आपका हो ही चुका होगा, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो और 10th की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो आप, ठीक है ना। या फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री कहीं मिलते हैं आपको तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे कि जो मैंने प्रूव्स आपको कहे करने के लिए वो आप अपने मन से करना, वो भी उसी से रिलेटेड है पूरा, तो आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना यहाँ पे मिलके हमको मिल गया, ठीक। अब देखो बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, आइडेंटिटी याद करो। मैंने आपसे कहा था कि जो बेटा फंडामेंटल आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल इतना नहीं होता है जितना उसके पार्ट्स का होता है, या फिर जितना उसके दूसरे रूपों का होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर भी लगा है, देखो ध्यान से, इसकी गलती मत करना। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, cot स्क्वायर एक्स होता है, cot स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। इधर आ गया 15/4। अब इसको मैं स्क्वायर हटा के 4 लिख दूँ, यहाँ पे स्क्वायर हटा के यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 हटाया मैंने, 4 लिख दिया, ठीक। ये लिख दिया 4। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, tan की पावर 4x माइनस कॉट की पावर 4x इक्वल टू 15/4। अब tan और कॉट में आपको रिलेशन पता है, तो आप क्या करो, tan 4x को लिखा रहने दो, माइनस 1/tan की पावर 4x कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वल्स टू 15/4। अब बेटा आप चाहो तो यहाँ पे आप फॉर्म बना सकते हो क्वाड्रेटिक वाली, कि आप किसको टी एक्स वाई जेड जो एक्स है मतलब टी ए बी सी मान के आप पूरा सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक करो। ये हो गई आम जिंदगी। अब आता है मेंटोर ज़िंदगी पे। मेंटोर ज़िंदगी कैसी होगी, देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे हल्का सा बुद्धि लगाओगे आप थोड़ा सा। आप देखो 4 का जब डिवाइड करते हो आपको 4 4 16 होता है, 4 4 16 होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 15 की जगह पर 16 दिया होता तो आपका आसानी से कट जाता है ये, ठीक। तो ये मतलब एक तरीके से ये हुआ कि ये 16 से बस थोड़ा सा ही छोटा है, ये सॉरी 4 से ये थोड़ा सा ही छोटा है। 4 4 16 होता है ना, तो ये 4 से हल्का सा छोटा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 15/4 को अगर मैं 15/4 को हटा के, तो देखो क्या करा मैंने, 15/4 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस 1/4। मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने क्या कहा था कि ये जो नंबर है वो 4 से थोड़ा सा ही छोटा है, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए 16 होता, 16/4 होता तो आप ये कट सकते थे, 4 4 16 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 15/4 है, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे कि ये जो नंबर है वो 4 से स्लाइटली छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना। तो आप इसको जब कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देखो आप चाहो तो देखो 4 4 16 और 16 माइनस 1 कितना आ गया 15/4। तो वही तो लिखा है यहाँ पे, वही लिखा है यहाँ पे कि नहीं लिखा है। तो अब देखो बेटा, अब आप क्या करोगे, हल्की सी जुगाड़ लगाओगे, हल्की सी बुद्धि लगाओगे आप कंपेयर करोगे। देखो यहाँ पे 10 की पावर 4x लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ, 1/10 की पावर 4x लिखा हुआ 4, जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे, जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे। तो आप कंपेयर करोगे, क्या आप कंपेयर करोगे, इस वैल्यू को इससे करोगे कंपेयर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आएगा आपके पास निकल के, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x इज इक्वल्स टू 4। कंपेयर किया आपने, देखो कंपेयर कर भी सकते हो, कंपेयर करने की भी एक सिचुएशन होती है। यहाँ से देख के आपको लग रहा हो कि हाँ ये कंपेयर आसानी से हो सकता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो यहाँ से फिर सिंपल सी बात है, यहाँ से तो आपका आपको tan ही निकालना था, tan तो आ ही जाना है। कैसे, tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लगा दो आप √4, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब एक और चीज़ दिमाग में आएगी आपकी, सर यहाँ पे तो रूट है और हमको पता है रूट 2 वैल्यू देता है, प्लस या माइनस, प्लस माइनस √2 देता है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ प्लस की वैल्यू क्यों ली। तो बेटा मैं बोलूँगा आपके, देखो यहाँ पे सामने क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। आपको पता है स्क्वायर जब लगता है किसी पे तो नेगेटिव का कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो काहे नेगेटिव लेके चलोगे, प्लस लेके चलो ना। अगर आप पे -2 भी होता तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस का 4, और +2 का स्क्वायर करोगे तभी प्लस का 4, तो नेगेटिव वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। अब हमको लेकिन यहाँ पे तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई, हमको चाहिए क्या, tan x चाहिए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो tan x, यहाँ से अब आपके पास आएगा ±√2, अब आएगा ±√2 क्योंकि tan x से आ गया है, यहाँ पे कोई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो मेरी tan की वैल्यू क्या हो गई ±√2।
इस प्रकार से ये वाला सवाल हुआ आपका समाप्त। तो देखा आपने, ये कुछ भी नया नहीं करा हमने, जो आप लोग 10th में पढ़ा वही करा है हमने। तो इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अगर पढ़ के आप, अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है शुरू से लेकर आखिर तक, एकदम इनिशियल से लेकर आखिर तक, तो आप ये क्वेश्चन यूँ कर दोगे, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी स्टार्टिंग में ही, एकदम स्टार्टिंग में, उसका यूज़ यहाँ पे होने वाला है। अगर आपको वो चीज़ याद है तो आप कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो चलो पहले सॉल्यूशन देखते हैं कैसा है, क्या थी वो चीज़, ठीक। तो मैंने याद होगा आपको, फिर से मैं बीच में ये लाइन दोबारा बोल रहा हूँ कि जितना वो आइडेंटिटी यूज़ नहीं होती है उससे ज़्यादा उसके दूसरे रूप इस्तेमाल होते हैं, ठीक। वो आइडेंटिटी क्या थी? वो आइडेंटिटी थी कुछ इस प्रकार की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने आपको बताया था, ठीक। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ कंक्लूजन निकाला था आपका एक और सॉल्व करके कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है ये। तो यहाँ से लिख सकते हो आप क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू बेटा 1। ये मैंने कुछ नया नहीं करा, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्म जो होता है वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो ये रिलेशन मेरे पास आखिरी में निकल के आया था, ठीक है, याद है ना। तो बस अब इसका इस्तेमाल यहाँ होना है, इतना मैंने बता दिया कि अब भी नहीं कर पाया तो भाई लेक्चर तो प्यार से देख लिया करो अच्छे से, ठीक है। अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो ठीक। देखो अब देखो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करने वाला हूँ। आपको दिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे माइनस वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, या तो आप तो ऐसे उल्टा भी कर सकते थे, आप इस प्लस को यहाँ रखते उस माइनस को नीचे ले जाते, फिर आप इसमें चेंज करते, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या, आप चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा सेक ए प्लस टेन ए जी मल्टीप्लाइड बाय सेक बी प्लस टेन डी मल्टीप्लाइड बाय सेक सी प्लस टेन सी इक्वल्स टू सेक ए माइनस टेन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक बी माइनस टेन बी मल्टीप्लाइड बाय सेक सी प्लस टेन सी, ठीक। ये मेरे को गिवन है, ये मेरा क्वेश्चन गिवन है, हमको करना क्या है, देन शो दैट ईच साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब ये दोनों साइड्स प्लस माइनस 1 के बराबर हैं, ठीक। तो मेरे को ये आइडेंटिटी पता थी, ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ से यूज़ करने वाले हैं, देखो आप जहाँ पे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं इसको, अच्छा तो यहाँ से मैं लिखूँगा, ये वाले साइड को लिखते हैं, ठीक है। सेक ए माइनस टेन है तो उसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन है, ठीक है, 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन सेक बी प्लस टेन बी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन सेक सी प्लस टेन सी, ठीक, ठीक है ना। ये आ गया, मैंने इसकी जगह पे, इस पूरी की जगह पे इसको रख दिया, इसका इस्तेमाल करके, ठीक है, हमने ये नया रिलेशन निकाला, ठीक है। तो बेटा आपको दिख रहा होगा एक काम करते हैं हम लोग, एक और नई चीज़ करते हैं, ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, दिख रहा होगा आपको, ये दोनों इक्वल दिए गए, इक्वल टू का साइन लगा बीच में, तो इन दोनों को मैं इक्वल टू में मान लेता हूँ टी, इन दोनों को मैंने मान लिया टी या फिर XYZ जो भी चाहो आप वो मान लो, ठीक है। इन दोनों को मैंने इक्वल टू में टी मान लिया, ठीक। तो एक और चीज़ देखो यहाँ सब क्या आएगा, ये लिखा हुआ है सेक ए प्लस टेन है, सेक बी प्लस टेन बी, सेक सी प्लस टेन सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन है, 1 अपॉन सेक बी प्लस टेन बी, 1 अपॉन सेक सी प्लस टेन सी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से एक चीज़ मैं ये लिख सकता हूँ कि इस पूरे रिलेशन को यहाँ पे देखो, आप ध्यान से गौर से देखिए आप इसको, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि इस पूरे को मैंने टी माना हुआ है, इस पूरे को देखो, इस पूरे को मैंने टी माना हुआ है ना, तो टी, ठीक है, टी यहाँ पे आ गया, और इक्वल्स टू में यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 अपॉन टी, ठीक है ना। बात तो वही है, देखो क्या करा है, देखो मैंने यहाँ पे, आप दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको, इस पूरे को मैंने टी माना हुआ था, इसको मैंने टी लिख दिया, ठीक है ना। और इक्वल्स टू में ये जो आया ना, ये वाला इक्वल्स टू में जो ये वाला टर्म दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ ये वाला टर्म लिख रहा है, इसको मैंने ये प्रूफ कर दिया, इसको मैंने ये प्रूफ कर दिया इतना, ठीक है ना। तो और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये इंटू ये, ऊपर तो 1 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक, नीचे क्या गया, ये इंटू ये, बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा हुआ वही सेम टू सेम ये लिखा हुआ। तो यहाँ पे इसको इक्वल्स में यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इसी यहाँ पे लिख दिया टी। तो यहाँ से मेरे को एक एक्सप्रेशन मिल गया, टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बस इसको यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई कर दिया इधर लाके, तो ये बन गया हमको टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से मेरे पास टी की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस
1 और t मैंने किसको माना हुआ था, इन साइड्स को माना हुआ था, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था कि शो दैट ईच साइड इज इक्वल टू +-1, हेंस आपका सवाल समाप्त, हेंस क्वेश्चन कंप्लीटेड, ठीक है। तो बेटा ये था आपका आज का आखिरी सवाल। आप हम लोग लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज हमने बस इंट्रो देखा ट्रिग्नोमेट्री का, और कुछ 10th से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन उठा के देखे मैंने, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे अब आपको जो भी पुराने क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें आपकी पहली एक्सरसाइज और बेसिक्स बात है वो भी बुक में भी आपको दिए गए होंगे, एनसीईआरटी जो भी देखिए आप उठा के उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। अगर नहीं मिलते तो आप 10th की बुक उठाइए और उसमें कुछ क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, आप दोबारा फॉर्म में लेके आइए ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक की शुरुआत के साथ। बाय।